तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो भूगोल, उसका जो आपका फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाला जो बुक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कल जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है यानी कि 2 मार्च 2023 का जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, उसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और यहाँ पर मैं आपको एकदम 200% की श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डिट्टो रिपीट हो जाएगा आपके कल के पेपर के अंदर। देखिए, दो सब्जेक्ट में मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहता हूं बच्चों को, एक तो आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया और एक जियोग्राफी हो गया। जो भी क्वेश्चन हम आपको देते हैं डिट्टो वही छप करके आ जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको कल के पेपर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। और ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो फायदेमंद होने ही वाला है, साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझा दूंगा और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन रहेगा वो मैं आपको शो कर दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सके, बेनिफिट उठा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए भाई। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे आपसे ये पूछना है वो पूछना है, तो इंस्टा आईडी मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जय झा 07। ये जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, ये मेरा चेहरा आप देख सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहां पर, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां ये आपको सर्च करना है क्लास 12 CBSE 1 2 3। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर 2000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़ जाइए, वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट जो हम यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं वो हम आपको वहां पर टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देते हैं, तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बारी पेपर में आता है कि भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कई बारी पेपर में आ चुका है। भारतीय कोंकण रेलवे जो है आपका बच्चों, इसका निर्माण हुआ था 1998 में, यानी 1998 में इसका निर्माण हुआ था। यह रेल मार्ग जो है आपका महाराष्ट्र को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। ठीक है, ये रोहा महाराष्ट्र जो है उसको कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है और यह जो है 760 किलोमीटर लंबा है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो है आपका यहाँ इंडिया का मैप आप देख सकते हैं, हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर ये जो है रेल मार्ग इधर इस तरह से चलेगा। ये देखिए कर्नाटक हो गया आपका, यहाँ से होते हुए गोवा टच होते होते आपका ये महाराष्ट्र तक जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इन 3 स्टेट्स को यहाँ कवर करता है जो हमारा कोंकण रेलवे है। अब कोंकण रेलवे जो है भैया वो थोड़ा सा और देखिए, जो कोंकण रेलवे है आपका, यह 146 नदियों, धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को ये पार करता है। जो हमारा कोंकण रेलवे है ना बच्चों, ये 146 नदियों, धाराओं और 2000 पुलों, इस तरह की चीजों को पार करता है। और एशिया की सबसे लंबी जो हमारी सुरंग है, टनल है 6.5 किलोमीटर, ये उसको भी क्रॉस करता है। यहाँ पर सोचिए तो कितनी बड़ी बात है, एशिया का सबसे लंबा सुरंग 6.5 किलोमीटर वाला, उसको भी ये यहाँ पर कवर करता है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और 91 सुरंगों को भी पार करता है। ये 3-4 पॉइंट हो गए आपके। चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इस परियोजना में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है। मैंने आपको गूगल मैप पे भी दिखाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो कोंकण रेलवे है ये आपका कर्नाटक होते हुए, गोवा होते हुए आपका महाराष्ट्र यानी मुंबई तक जाता है। ये 3 जो स्टेट्स है ये इसके अंदर कवर अप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन वाज द इंडियन कोंकण रेलवे बिल्ट, डिस्क्राइब इन डिटेल। ठीक है, इट इन डिटेल, यानी कि कोंकण रेलवे कब बिल्ड किया गया, यानी बनाया गया है और इसको डिटेल में आपको बताना है। तो 1998 के अंदर इसको बनाया गया था। ये रोहा महाराष्ट्र को मैंगलोर कर्नाटक से जोड़ता है। 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर लंबा है ये। 160 रिवर्स को, 2000 ब्रिज को और 91 टनल्स को ये क्रॉस करता है। एशिया का जो लॉन्गेस्ट टनल है 6.5 किलोमीटर, ये उसको भी यहाँ पर क्रॉस करता है। ये भी जो कोंकण रेलवे का रूट है उसके अंदर ये टनल भी आता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये कवर करता है स्टेट्स कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र को। तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे
कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी पेपर में आ चुका है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, मतलब जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर आपसे ये पूछ लेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल है क्या? आपका बुक का भी नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ही बन गया कि मानव भूगोल है क्या, उसका डेफिनेशन बताइए और इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए, यानी ऐसे क्षेत्र, ऐसे सेक्टर जहां पर हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो समझिए, देखिए मानव भूगोल की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है। भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ पर समझिए आप, यहाँ पर दो बातें बोला है। पहला डेफिनेशन के अंदर ये बोला है कि भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये एक डेफिनेशन हो गई। उसके बाद है कि रेटजेल के अनुसार, अब रेटजेल बोलते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं या दोनों कंबाइन करके भी लिख देंगे तो आपको आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिए। जैसे रेटजेल की अगर मैं बात करूं, जो भूगोल वेता रहे हैं, उन्होंने बोला है कि मानव भूगोल का मतलब होता है मानव समाज, यानी कि ह्यूमंस का जो सोसाइटी है और धरातल जो है, हमारा धरती जो है, उसके बीच का जो हम लोग संश्लेषित अध्ययन करते हैं ना, डीप में एनालिसिस करते हैं, यही मानव भूगोल होता है। और वहीं दूसरी ओर कहना है कि भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन मानव भूगोल होता है। यानी कि भूगोल की जो वातावरण है हमारा और मानव का जो एक्टिविटी है, ह्यूमंस का एक्टिविटी है, इनके बीच का अगर हम लोग संबंध जो होता है उसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ये मानव भूगोल होता है। तो इस प्रकार से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप ये सिंपल वाला डेफिनेशन लिखिएगा रेटजेल जी का। ठीक है, रेटजेल ने क्या कहा था कि मानव भूगोल का मतलब है कि मानव समाज तथा धरातल के बीच जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, ये मानव भूगोल कहलाता है। अब मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्रों की बात करें तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या व उसकी दक्षताओं का अध्ययन करना, ये मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंदर आ सकता है। प्रदेश जो होता है उसके संसाधनों के उपयोग और उनके नियोजन का अध्ययन करना, कि कोई प्रदेश है, कोई जगह है, वहां पर क्या क्या संसाधन है, कोयला, पेट्रोल जो भी है, उसको कैसे रख रखाव कर सकते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पर मानव भूगोल के, मतलब इस चीजों को मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंदर ला सकते हैं। सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं, वातावरण समायोजन का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी? मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है बच्चों। चलिए, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से आएगा कि गिव द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी एंड इट्स मेन स्टडी एरिया। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ जो हमारे रेटजेल थे उन्होंने बोला था कि ह्यूमन जियोग्राफी है एक सिंथेटिक स्टडी है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ। ये हमारा रेटजेल जी ने कहा था। अब कौन कौन से स्टडी एरिया है यहाँ पर ह्यूमन जियोग्राफी के, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी बच्चों से, भैया वीडियो लाइक कर दीजिए। देखता हूं मैं बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को कृपया करके लाइक जरूर किया कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे ना, उतना ज्यादा अंदर से मोटिवेशन आता है। जैसे हम लोग कहीं बैठे रहते हैं खाली, हम लोग, मैं, कृष्णा सर, ये इस तरह से कहीं खाली बैठे रहते हैं, तो आप वीडियोस को लाइक करते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक होते जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं और इस तरीके की वीडियो लाइक इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है, बच्चों के काम में ये वीडियोस आ रही है। तो क्या कर रहे हैं सर, खाली क्यों बैठे हुए हैं? बच्चों के लिए कंटेंट लाइए, अलग अलग सैंपल पेपर लाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, ये सारी चीजें लाइए ना। खाली क्यों बैठे हुए, मतलब अंदर से एक मोटिवेशन आता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, वीडियोस को लाइक करना है। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जुड़ जाइए हमारे फैमिली के साथ सब्सक्राइब करके। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो होगा, उसको प्रेस करके क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक करना है, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, कथन को प्रमाणित कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है, बस इसको आपको समझना है
क्या है क्वेश्चन हमारा कि प्रकृति और मनुष्य यानी कि जो हमारा नेचर है और जो ह्यूमंस है ये इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं ना कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कथन को प्रमाणित कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने एक आटा लिया, मतलब आटा, सूखा आटा लिया, अब उसको क्या किया, आपने पानी डाल के गूंद दिया। गूंदने के बाद आटा को जब हम लोग यहाँ पर सानते हैं, आटा सानने के बाद उसके अंदर पानी मिक्स हो जाता है, तो क्या अब उस साने हुए आटे में से आप जो है उस पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं ना कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है। इसको आपको प्रमाणित करना है। तो ये इस तरह से आप करेंगे। अब देखिए कैसे आंसर आप लिखेंगे कि प्रकृति और मनुष्य आपस में जटिलता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आपसी अन्योन्य क्रिया द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। अन्योन्य क्रिया करके कुछ इस तरह की एक्टिविटीज इंसानों ने की है जिससे कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है हमारा, उसके अंदर हमने अपने समाज का, हमने अपनी संस्कृति का, इन सब का रचना यहाँ पर किया है। भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन प्राय रूपकों के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप में आंख, पृथ्वी के रूप में तूफान की आंख, नदी का मुख, इस तरह से। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब जियोग्राफी का पहला सैंपल पेपर डाला था उसी में एक बात बोली थी कि देखो बच्चों, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल डिट्टो एकदम याद नहीं होंगे, उसको रट लो भाई। और रटना ऐसा है कि लाइफ टाइम तक वो याद रहे आपको। तो इस क्वेश्चन को भी एक तरह से मैं बोलूंगा, इसके शब्दों को रट लो। इजी लैंग्वेज में तो आप लिख ही सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मैं कहूंगा कि इस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज में यहाँ पर आंसर लिखा गया है ना, आप उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो। आपको जियोग्राफी में कम से कम लिखना होता है। अगर इतना भी मान लीजिए 3 नंबर के क्वेश्चन में लिख देते हैं ना, इजीली टीचर आपको 3 नंबर हंस के देगा एकदम। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है जब कल आप अपना पेपर कर रहे होंगे तो जो लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी आंसर लिखने की, जो लैंग्वेज होती है, भाषा शैली जो होती है आपका, वो किताबी लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हमारे टीचर कहा करते थे हमें कि बच्चों बेशक से 3 लाइन लिखो, जियोग्राफी में 3 नंबर का क्वेश्चन है ना तो 3 लाइन लिखो, लेकिन एकदम एक्यूरेट लिखो और जियोग्राफी की लैंग्वेज में लिखो, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि ये हिस्ट्री पॉलिटिकल नहीं है कि पूरा एकदम कहानी बनाना है यहाँ पर, इसीलिए टू द पॉइंट आंसर होता है आपका जियोग्राफी में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से करके आएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस प्रकार से कि नेचर एंड ह्यूमंस आर so indirectly linked that they cannot be separated from each other, justify the statement। तो आपको इस प्रकार से जस्टिफाई करना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा समझिए। चौथा क्वेश्चन है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की इस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब देखिए कई सारे बच्चे जो होते हैं ना, ऐसे 3-4 लाइन का क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन ही देख के डर जाते हैं, अरे क्या पूछ लिया ये। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है, जो नेचर है वो हमें अपॉर्चुनिटीज देता है और मानव जो होता है उसका उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। और मानव भूगोल की इस विचारधारा का नाम आपको बता देना है और इसकी कोई 2 विशेषता बता दीजिए। तो देखिए मानव भूगोल की इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर प्रकृति हमें अवसर, अपॉर्चुनिटी देता है कि हाँ भैया मेरे पास इतने सारे संसाधन है, मान लो 1 लाख 10 लाख पेड़ है, उसमें से थोड़े बहुत पेड़ तुम काट लो और अपना इस्तेमाल कर लो कुर्सी बनाने में, ये सब बनाने में। और क्या करना है, आपने पेड़ काटे तो उसके बाद आपको पेड़ लगाना भी है। तो यहाँ पर ये जो हमारी विचारधारा है ये संभववाद के नाम से जानी जाती है, मानव भूगोल की ये विचारधारा। और समय के साथ मानव बेहतर तकनीकी विकसित कर लेता है, यानी टाइम के हिसाब से जो इंसान है वो अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। यानी जो हमें नेचर से जो भी चीजें मिली हैं उससे हम क्या करते हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा विकास करने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण करती है और मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर नजर आती है। यानी कि अगर जब आपका यहाँ पर ये विचारधारा आता है भूगोल का कि संभववाद की विचारधारा, जिसमें प्रकृति आपको अवसर प्रदान कर रहा है, तो मानव लोग क्या करते हैं उस अवसर का बेसिकली यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपनी छाप छोड़ करके जाते हैं। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि स्कूल में क्या होता है कि एक पीरियड होता है
और टीचर लोग बोलते हैं कि चुप हो जाइए, है ना, कोई कुछ ज्यादा बोलेगा नहीं, मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर से, मैडम से मिलके आ रहा हूँ। तो क्या करते हैं बच्चे, जैसे ही टीचर बाहर जाता है वैसे ही सब क्या करते हैं, धमसा धुमसी करने लग जाते हैं। कोई इसको पेन मारता है, कोई उसको बैग मारता है, कोई एकदम एकदम जो आपका स्कूल का वो क्लासरूम होता है वो क्लासरूम ना होकर के जंग का मैदान हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही टीचर या प्रिंसिपल आता है सब चुप एकदम, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जब प्रिंसिपल या टीचर आता है तो आप लोग तो चुप हो जाते हैं, लेकिन आपके जो आपने धमसा धुमसी या इस तरह से जो मारा पीटी किया है उसका कुछ ना कुछ वहां पर अवशेष मिलता है। जैसे कागज पड़ा हुआ मिल जाएगा, पेन पड़ा हुआ, किसी का बैग पड़ा हुआ, कुछ और पड़ा हुआ मिल जाएगा। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी छाप देखने को मिल गई ना वहां पर। उसी प्रकार से जब हम लोग प्रकृति का द्वारा दिए गए अपॉर्चुनिटी, प्रकृति के द्वारा दिए गए जो अवसर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग अपना छाप भी वहां पर छोड़ करके जाते हैं। जैसे पेड़ काटेंगे तो उसका निचले वाला हिस्सा रह जाएगा ना, उसी प्रकार से छाप छोड़ करके जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है बच्चों। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका, और आंसर जो आपको लिखना है वो इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे वीडियो को पॉज करके अपना पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन है भैया कि नवनिश्चयवाद जो ग्रिफिथ टेलर की देन है, जो दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास है, ये स्पष्ट कीजिए। नवनिश्चयवाद क्या है? देखिए जो नवनिश्चयवाद है वो विचारधारा जो है आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करता है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर आपका स्कूल है और यहाँ पर आपका घर है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप एक लॉन्ग कट ले लीजिए या तो आप एक शॉर्ट कट ले लीजिए। तो आप सोचेंगे यार एक तीसरा रास्ता भी है क्या कोई? तो तीसरा रास्ता यह है कि आप बीच से चले जाइए भाई, डायरेक्टली पहुंच जाएंगे स्कूल। तो ये तीसरा रास्ता निकल आया, समझ रहे आप। या फिर आप मान लीजिए कि आपके कोई भी और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, आपको जाना है यहाँ पर एक, मान लीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है। क्या खरीदना है? एक मोबाइल खरीदना है। तो आपके पास एक रास्ता है कि यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर ऑफलाइन मोबाइल खरीद के ले आए। एक रास्ता है कि ऑनलाइन ऑर्डर करें, मोबाइल आ जाए। तीसरा रास्ता ये है कि भैया जो बड़े आपके घर में, जैसे आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन जो मोबाइल चला रही हैं, वही मोबाइल लेके, सेकंड हैंड मोबाइल लेके आप खुश हो जाए। तो ये तीसरा रास्ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर नवनिश्चयवाद है ना, वो ग्रिफिथ टेलर जी की देन है। ग्रिफिथ टेलर हमारे भूगोलवेता है और इनकी जो विचारधारा है, ये दो विचारधाराओं के बीच में बैलेंस बनाने का कोशिश करते हैं। पहली विचारधारा है पर्यावरणीय निश्चयवाद और दूसरी है संभववाद। इसके बीच के मार्ग को, बीच के रास्ते को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्या को सुलझाने पर बल देता है। ये जो आपका विचारधारा है नवनिश्चयवाद, इसमें बोला गया है कि पर्यावरण को नुकसान बिल्कुल भी मत पहुंचाओ भाई, और जो आपको अपना विकास करना है करते रहो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। पर्यावरणीय निश्चयवाद के यहाँ पर अनुसार, ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, इसके अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर हो सकता है या होकर रह सकता है, और न ही प्रकृति से पूरी तरह स्वतंत्रता का जीवन जी सकता है। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद कहता है कि आप ना तो प्रकृति के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो सकते हैं और ना ही पूरी तरह से प्रकृति से स्वतंत्र हो सकते हैं। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना होगा। अगर हमें प्रकृति पर विजय पाना है, नेचर के ऊपर अगर हमें जीतना है, तो हमें उसके नियमों को समझना होगा, तभी हम जो वहां पर विनाश से बचा सकते हैं प्रकृति को। जैसे हमने प्रकृति के नियमों को समझ करके आग की खोज की, घर्षण की खोज की, घर्षण की खोज के बाद हमें क्या मिला? टायर वायर मिल गया, हमने एरोप्लेन बनाया। तो प्रकृति के नियमों को समझना होगा, ठीक है। साथ ही साथ बताया गया है कि प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण के लिए औद्योगिकीकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय अति दोहन से बचाना। यानी कि प्रकृति जो हमें अवसर प्रदान कर रही है, वो अवसर तो हमें लेना चाहिए, हमें उनके चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आपको जंगल में से थोड़ा बहुत पेड़ काटने के लिए बोला और पूरा जंगले उड़ा दिया। आप ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। साथ ही साथ खनन करते समय आपको अति दोहन से बचना चाहिए। मान लीजिए आपको खनन यानी खोदने के लिए कोयला वोयला खोद रहे हैं, आप यहां तक खोदने का एक लिमिट लगा दिए, तो आप ये नहीं कि पूरा दवा के अंदर तक खोदे जा रहे हैं और पूरा प्रकृति जो है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है बच्चों, ठीक है। ध्यान से इसको आप यहाँ पर अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पूरा आंसर पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैंने आपको समझा दिया। चलिए यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे
कि प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। अगर हमें अपना टेक्नोलॉजी का विकास करना है तो प्रकृति का ज्ञान, नेचर का जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की सहायता से आपको यहाँ पर या उदाहरण की सहायता से आपको स्पष्ट करना है। तो इसको समझिए बच्चों। देखिए, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है, यानी कि जिस समाज में आपका टेक्नोलॉजी हाई होगा वो समाज बहुत ज्यादा विकास करता है। एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका का समाज ले लीजिए, वहां पर आप देखेंगे तो वहां के लोग बहुत हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। वो लोग आईफोन ये इन सब से नीचे तो बातें नहीं करते हैं। इंडिया में आ जाइए, आज भी बहुत सारे गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको पता ही नहीं कि फोन में कॉल कैसे लगाया जाता है। यहाँ तक अगर मैं अपने घर की बात बताऊं तो मेरी माता जी जो है उनको भी नहीं पता कि फोन में कॉल जैसे कि किसी का नंबर डायल करके कैसे लगाया जाता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर ना। देखिए, किसी भी समाज का अगर हम लोग सांस्कृतिक विकास के स्तर की बात कर रहे हैं तो यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो पहला पॉइंट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मानव प्रकृति के नियमों को समझ करके ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण व ऊष्मा की खोज ने जैसे हमें यहाँ पर आग की खोज में सहायता की है। जैसे ही हमने घर्षण और ऊष्मा की खोज की, यहाँ पर हमें क्या मिला, आग जलाने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन मिल गया। क्या बना दिया मैंने, ठीक है। साथ ही साथ हमने टायर वायर का भी निर्माण कर लिया। तो ये सब कैसे निर्माण कर पाए हम लोग टायर वायर का, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ प्रकृति के नियमों को समझा, देन हम लोग ये सब इस्तेमाल कर पा रहे हैं आज के टाइम पे निर्माण करने के बाद। डीएनए का हमने खोज किया, आनुवांशिक रहस्यों का खोज किया, इससे हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता मिली है। डीएनए खोज लिया, जैसे कि माता पिता जो होते हैं उनके जो संतान होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर उन्हीं का डीएनए होता है। आपके अंदर जो डीएनए होगा आपके माता पिता का होगा। तो जो बीमारी एक लंबे समय से डीएनए के अंदर ही चला आ रहा होता है वो हर लोगों को ट्रांसफर होता है। मान लीजिए कि एक माता पिता है, ठीक है, माता और एक पिता है, तो ये दोनों की एक संतान हुई, एक बेबी हुआ। अब इन दोनों को कोई अगर बीमारी होगी तो वो किसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है, बेबी के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। कोई जेनेटिक बीमारी होगी, अगर पुरानी परंपरागत बीमारी चली आ रही होगी तो उसके बाद क्या होगा, आगे वो चीजें ट्रांसफर होगी, या फिर इनके जो लक्षण होंगे यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने कई जगह देखा है कि जैसे अगर पिता अगर गंजे होते हैं, उनके बाल झड़े हुए होते हैं, तो जो उसका बेटा होता है, मतलब पिताजी के जो बेटे होते हैं, उनका भी एक टाइम के आने के बाद जो है बाल झड़ जाता है। ये उनका जेनेटिक चलता है। तो ये चीज हमने डीएनए से पता किया है, आनुवांशिकता के रहस्यों से हमें क्या है, बहुत सारी बीमारियों पर हमने विजय भी प्राप्त किया है। अब जैसे ये चीज हमें पता चल गया, अब हम लोग डीएनए देखेंगे कि डीएनए में क्या कमी है, फिर उसको ठीक करेंगे तो बाल नहीं झड़ेंगे। तो हमने बहुत सारी चीजें ऐसे की है जो हमें यहाँ पर कई सारी बीमारियों पर विजय पाने में सहायता किया है। कैसे किया है, डीएनए और आनुवांशिकता, आनुवांशिकता मतलब जेनेटिक जो चीजें होती है उनकी रहस्यों को जब हमने खोला तो बहुत सारी बीमारियां जो है हमने उसको खत्म करने का प्रयास हम लोग कर पाए हैं, या खत्म भी किया है बहुत सारी बीमारियों को। अगला है कि वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए हैं। यानी कि वायु का गति का नियम हमने समझा, एरोडायनेमिक्स को समझा कि भाई पंछी उड़ता है हवा में ऐसे दोनों पंख फैला करके, तो कैसे उड़ता है, क्या हम लोग उड़ सकते हैं? इंसान भी अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं लेकिन वो नहीं उड़ पाते थे। तो हमने वायु के गति के नियम को समझा और उसके बाद हमने तीव्र गति से चलने वाले क्या बना दिए, यहाँ पर हमने अपने वायुयान बना दिए, ठीक है, इस तरह से करके हवाई जहाज बना दिए। तो हम भी अब आसमान में उड़ पाते हैं। अगला है प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाउ इज नॉलेज ऑफ नेचर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। क्या है भैया कि प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा इसको स्पष्ट करना है। बिल्कुल भाई, देखो प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसके ऊपर मानव के जो प्रयास है, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, उसकी छाप बिल्कुल पड़ गया है वहां पर। कैसे, उसको समझिए। यहाँ पर देखिए, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। जैसे महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग करना। महासागर जो है वो अब हम लोग उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, समुद्री मार्ग के रूप में। आज के टाइम पे भी 80% जो आपका व्यापार है, जो ट्रेड है दुनिया का, वो कैसे होता है, महासागरों के थ्रू होता है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल बनाना, जो हाई एल्टीट्यूड वाली जगहें हैं, जो पहाड़ी एरिया है,
वहां पर हमने क्या बना रखा है, अपना स्वास्थ्य विश्राम स्थल बना रखा है। अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण कर रखा है हमने, पूरा अंतरिक्ष में बहुत सारी सैटेलाइट भेजते हैं। हमारा स्पेस स्टेशन भी है पूरी दुनिया का, जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बोलते हैं। कृषि नगर पुल का निर्माण करना, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हो सकते हैं जो आप लिखेंगे कि प्रकृति अवसर प्रदान करता है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और यहाँ पर प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स ऑन नेचर इट इज क्लियरली विजिबल, एक्सप्लेन विद द अबव एग्जांपल। ठीक है, यानी कि वही मानव प्रयासों की छाप जो है यहाँ पर प्रकृति के ऊपर साफ साफ दिखाई देती है, वो आपको बताना है एग्जांपल्स के साथ। तो ये आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है भैया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा दीजिए, जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या होता है, उसको समझिए। देखिए, किसी क्षेत्र में निश्चित समयावधि में, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं और उसका वृद्धि दर 2 प्रकार की होती है। समझ में आया आपको, यानी कि एक क्षेत्र है, एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में एक फिक्स टाइम पीरियड में, मान लीजिए 2011 से लेकर के आपका 2021 तक, इस दौरान जो है जो जनसंख्या बढ़ी है, जो जनसंख्या में परिवर्तन आया है, उसको हम लोग जनसंख्या वृद्धि कर देंगे। जैसे भारत के अंदर की मैं बात करूं अभी एग्जांपल के लिए, तो भारत में जो इतने सालों के दौरान जो जनसंख्या बढ़ी है या जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है उसे जनसंख्या वृद्धि कह देंगे। जब जनसंख्या परिवर्तन, जो पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज हुआ है उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है, कि कितना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। अब जनसंख्या वृद्धि जो है, वृद्धि दर जो है आपका, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक में, ठीक है, और एक होता है आपका ऋणात्मक में। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। धनात्मक कब होगा, किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाता है तब वहां जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। यानी कि अगर यहाँ पर जनसंख्या पॉजिटिवली हमेशा ग्रोथ कर रही है धनात्मक में, तो वहां क्या होगा, 2 समय अंतराल के बीच में जनसंख्या में क्या होगा, जन्म दर ज्यादा होगा और मृत्यु दर कम होगा। यानी कि पैदा लेने वाले बच्चे ज्यादा होंगे और मरने वाले लोग जो है वहां कम होंगे, तब वहां की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उसे कहेंगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर। एक होता है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। ये क्या होता है, किसी 2 समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है तब वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। यानी कि 2 समय अंतराल, जैसे 2011 से 21 ले लीजिए, इसके दौरान जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाता है, यानी कि मृत्यु जो होते हैं, मतलब मरने वाले लोग हैं, मान लीजिए कि 1 लाख है, कितने हैं, 1 लाख है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, ठीक है, हाँ 10,000 1 लाख, 5 जीरो हो गया ना। मान लीजिए कि मरने वाले लोग इतने हैं और पैदा होने वाले लोग खाली यहाँ पर 1000 है, तो यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि हो रहा है, यानी कि जितने लोग पैदा नहीं हो रहे उससे ज्यादा तो मरिए जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि गिव द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि वही यहाँ पर आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रोथ रेट के बारे में बताना है, एज नहीं, यहाँ पर ग्रोथ रेट के बारे में बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा 9वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि संसार में जनसंख्या प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारकों का वर्णन कीजिए। प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं, ये कारण निम्न है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि संसार, पूरी दुनिया में जनसंख्या प्रवास, प्रवास का मतलब क्या होता है, प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन। पहले इसको समझिए, माइग्रेशन इस तरह से करके, ठीक है, जो प्रवास होता है। माइग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए एक बिहार में रहने वाला बंदा है, कहाँ रहने वाला बंदा है, बिहार में रहने वाला बंदा है, वो अच्छे रोजगार के लिए बिहार छोड़ करके दिल्ली आ जाता है। कहाँ आ जाता है भैया, दिल्ली आ जाता है, दिल्ली में उसको रोजगार मिलेगा ये सोच करके। तो वो बंदा क्या किया, बिहार छोड़ के दिल्ली आ गया, तो वो माइग्रेट कर गया, यानी कि प्रवास कर गया।
ये हो गया आपका। अब यहाँ पर बोला है प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारकों का वर्णन कीजिए। अपकर्ष मतलब कि अपनी ओर जो आकर्षित करते हैं कि आओ भाई मेरे राज्य में आओ, मेरे राज्य में आओ, ये चीजें मिलेगा, वो चीज मिलेगा। तो ऐसी क्या चीजें होती हैं जो आपका यहाँ पर प्रवास के अपकर्ष कारकों के अंदर आता है, जिस कारण से आपका जो व्यक्ति होता है वो गंतव्य स्थान जो होता है उसको छोड़ करके उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं, यानी कि जहां पर वो जाना चाहते हैं, ठीक है, और जहां वो रहते हैं उससे अच्छा उनको जहां जा रहे हैं वो लगता है। मान लीजिए बिहार में रहते हैं तो बिहार से अच्छा उनको दिल्ली लगने लग जाएगा। क्यों भैया? तो देखिए पहला है यहाँ पर काम के बेहतर अवसर। अगर हम लोग अपकर्ष कारकों की बात करें तो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो प्रवास करते हैं काम के बेहतर अवसरों के लिए। अब मान लीजिए एक बंदा इंडिया में रहता है, ठीक है, इंडिया में वो सैलरी कमा रहा है, मान लीजिए डॉक्टर है, इंडिया में सैलरी कमा रहा है यहाँ पर आपका 50,000 रुपए, कितना? 50,000 रुपए, और वही यूएसए में चला जाता है, ठीक है, यूएसए में जाएगा तो उसको मिलेगा यहाँ पर 5 लाख रुपए एक महीने का, तो वो कहाँ रहना प्रेफर करेगा? यूएसए में रहना पसंद करेगा। तो इसीलिए जनसंख्या प्रवास की अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपकर्ष कारकों के अंदर, तो पहला कारण होता है यहाँ पर प्रवास का काम के बेहतर अवसर, ठीक है, काम के बेहतर अवसर, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और क्या होता है भैया? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रहन सहन की अच्छी दशाएं। अब मान लीजिए कोई इंडिया में रहता है, उसको रहन सहन की उतनी अच्छी दशाएं नहीं मिल रही है, वो यूएस शिफ्ट हो जाएगा, वहां पर अमीर अमीर लोग रहते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छा वहां पर हवा मिलेगा, तो लोग इस कारणों की वजह से भी प्रवास कर जाते हैं। अगला है शांति व स्थायित्व, एकदम एकदम चिल वाला जिंदगी मिलेगा उसको, तो वो प्रवास कर जाएगा, अपने घर को छोड़ देगा। अनुकूल जलवायु, यानी कि जहां वो रह रहा है मान लीजिए वहां की जलवायु ठीक नहीं है, वहां पर हवा पानी बारिश इस तरह से दबा के होता रहता है, तो भी क्या करेगा? वो प्रवास कर जाएगा, अपने घर को छोड़ देगा। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा मिलेगी, मान लीजिए इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हुआ, वहां पर जीवन की सुरक्षा है, संपत्ति की सुरक्षा मिलेगी उसको। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से यहाँ पर हमें प्रवास के अपकर्ष कारकों के अंदर लोग जो है ना अपना उनका जो घर बार होता है वो छोड़ करके अपने वहां पर गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं, ये चीजें उनको आकर्षित करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रवास के अपकर्ष कारकों का वर्णन करें, तो आपको यही आंसर है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है भैया कि संसार में जनसंख्या प्रवास के प्रमुख प्रतिकर्ष कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रतिकर्ष कारक क्या होगा? जो जिन कारणों की वजह से लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं, वो स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वो क्या कारण होते हैं कि लोग अपना स्थान छोड़ देते हैं जहां पर वो रहते हैं, वो आपका प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। अपकर्ष कारक क्या कहलाता है? आपका जो अपनी ओर आकर्षित करेगा। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है प्रवास का? यानी कि जो अब वहां से भगा रहे लोगों को, ठीक है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थान को उदासीन स्थल बनाते हैं। उद्गम स्थान मतलब जहां पर बंदे रहते हैं उनको खराब जगह बना देते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक है जिन कारणों की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो पहला है रहन सहन की निम्न दशाएं। मान लीजिए एक बंदा यहाँ पर रह रहा है किसी भी शहर में, शहर कह लीजिए, गांव कह लीजिए, किसी गांव में रह रहा है, ठीक है, वहां पर रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, तो बंदा क्या सोचेगा? अरे यार यहाँ पर रह के क्या उखाड़ रहा हूँ मैं, चलो यार शहर चलते हैं, वहां पे कुछ 2 पैसा कमाएंगे, रहेंगे। तो क्या करते हैं लोग? वहां से प्रवास कर जाते हैं। अगला है राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी लोग क्या करते हैं? प्रवास कर जाते हैं। अगर किसी देश में या किसी राज्य में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, राज्य में तो नहीं कहूंगा, यहाँ पर देश में कहूंगा, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी होती है, तो लोग क्या करते हैं? वहां से प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर तालिबान वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। तालिबान, एक सेकेंड, तालिबान, ठीक है, तालिबान हो गया आपका, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का राज आ गया ना, मतलब वो लोग राज करने लग गए, तो वहां क्या हो गया? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया। अब लोग ज्यादा से ज्यादा वहां से क्या करने लग गए? प्रवास करने लग गए, दूसरे देशों में जाने लग गए। अगला कारण होता है कहीं छोड़कर, मतलब कोई स्थान छोड़ करके जाना, वो होता है आपका प्रतिकूल जलवायु। यानी कि वहां की जलवायु अगर अच्छी नहीं होगी तो लोग उसको छोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां रहना पसंद नहीं करेंगे। जैसे आप इंडिया के एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया में कुछ राज्य है, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, आपका ऊपर कश्मीर ले लीजिए, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया ज्यादा है, तो वहां पर भी रहने के लिए बहुत दिक्कत होता है, इसलिए भी लोग क्या करते हैं? वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। अगला है प्राकृतिक आपदाएं आना। जिस देश में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आता रहता है, प्राकृतिक आपदा आता रहता है, उस देश से भी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वहां से जाना चाहते हैं दूसरे देशों के अंदर। जैसे आपका टर्की एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, महामारी, आर्थिक पिछड़ापन होना है। अफ्रीका जैसे देशों में ले लीजिए यार, बहुत सारे अफ्रीकी नागरिक क्या करते हैं? इनलीगली क्या करते हैं? दूसरे देशों का वीजा पासपोर्ट ले लेते हैं और वहां पर जाकर के
रहने लग जाते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज में देखा था कि 2 अफ्रीकी नागरिक जो है दिल्ली में पकड़े गए हैं, करोल बाग के उधर साइड में कहीं पर, ऐसे ही कुछ समथिंग न्यूज में था, एक्यूरेट मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी न्यूज में मैंने देखा था कि वो लोग इनलीगली रह रहे थे। तो वो लोग क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उनके देश में महामारी वगैरह, आर्थिक पिछड़ापन ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिस कारण से कोई व्यक्ति अपने यहाँ पर जो है सो कि उसका जो उद्गम स्थान है जहां पर वो रहता है उसको छोड़ करके किसी गंतव्य स्थान पर चला जाता है, किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रवास का आपका प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। पूरी जो दुनिया है उसके अंदर जो जनसंख्या रहती है, आबादी रहती है, तो उसका जो फैलाव है वो अलग अलग क्यों है? मान लीजिए कि इस टाइप का हमारा धरती है, एक बारी मैं बता देता हूँ आपको, इस टाइप का हमारा धरती है, गोल धरती। अब यहाँ पर एशिया में देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, इधर चले जाइए आपका वेस्टर्न साइड में जहाँ अमेरिका है उधर कम लोग रहते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए, विश्व के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है वो समान नहीं है, यानी जनसंख्या जो धरती पर रहता है वो ऐसा नहीं कि 10 लोग इंडिया में रहता है तो 10 लोग अमेरिका में रहेगा, नहीं। अगर 10 लोग इंडिया में है तो 2 लोग अमेरिका में रहेगा। इसके बहुत सारे कारण है, या अमेरिका या अफ्रीकी कंट्रीज ले लीजिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक कारण, उच्चावच, ऐसा देश, ऐसी जगह जहां पर जो आपका जमीन है वो स्थायी नहीं है, मतलब कि आपका मैदानी इलाका नहीं है, खाली पहाड़ी पहाड़ी इलाका है, वहां पर कम जनसंख्या मिलेगा आपको। जलवायु, अगर मान लीजिए बहुत गर्म जलवायु है, जैसे आप रेगिस्तानी देश ले लीजिए, आपका सऊदी अरब हो गया, वहां पर रेगिस्तान है, ठीक है, तो वहां रेगिस्तान में रहना कौन पसंद करेगा? तो इस कारण से भी आप कह सकते हैं प्राकृतिक कारण के अंदर ये आता है कि कई जगहों पर आबादी कम देखने को हमें मिलता है। मृदा, अगर एक ऐसा जगह है जो बहुत बड़ा जगह है, ठीक है, लेकिन वहां की मृदा जो है, मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं है, तो वहां पर ज्यादा जनसंख्या नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई अल्टीमेटली हम लोगों को खाना तो जमीने में ना उगाना है, और खाना ही नहीं उगेगा तो क्या फायदा। इसीलिए लोग वहां रहना पसंद करते हैं जहां पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है। साथ ही साथ खनिज पदार्थ, लोग वहां भी रहना पसंद करते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा खनिज पदार्थ मिले उनको, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब मिले। इससे क्या होगा कि वो खनिज पदार्थ को निकालेंगे, उसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे और उससे अपना गुजर बसर करेंगे। ठीक है, तो ये प्राकृतिक कारण होता है जिस कारण से जनसंख्या का वितरण, घनत्व कह लीजिए, वो यहाँ पर समान नहीं है धरती पर। या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को ये सारी चीजें प्रभावित करते हैं, ये कारक। दूसरा कारक होता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या होता है? परिवहन का विकास। अब मान लीजिए कोई जगह है जहां पर बहुत अच्छा जगह है, जैसे चाइना का मैं देख रहा था, चाइना में आपका यूरोप को कॉपी करके बहुत सारे शहर बसाए गए हैं, लेकिन वो शहर घोस्ट टाउन के नाम से जाने जाते हैं, भूतिया शहर के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े शहर तो उन्होंने बसा दिए, लेकिन वहां पर कोई आदमी रहता ही नहीं है, क्योंकि परिवहन का विकास ही नहीं हुआ है। उन क्षेत्रों से परिवहन के साधनों के विकास के कारण, मतलब वहां पर विकास होता ही नहीं है, जिससे कि दूर बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधन से जुड़े क्षेत्र सघन आबाद है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक जगह पर आपको आबादी बसाना है तो वहां पर आपको परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का साधन देना पड़ेगा। अगर कितना ही अच्छा जगह बना लीजिए, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है ना, यानी कि बस, ट्रक, कार, ट्रेन, ये सब नहीं चलता है ना उधर, तो वहां पर आबादी रहेगा ही नहीं, क्योंकि वहां से आबादी को ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं तो जाना है ना सामान खरीदने के लिए। इसीलिए वहां पर आबादी ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर परिवहन के अच्छे साधन होते हैं। जैसे दिल्ली ले लीजिए, यहाँ पर आबादी ज्यादा है, 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा ऑप्शन है, मेट्रो है, कार है, पर्सनल व्हीकल में और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, डीटीसी बसेस है, क्लस्टर बसेस है, तो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए दिल्ली की आबादी ज्यादा है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नगरीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों और नगरीय केंद्रों की वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती है। जहां पर नगरीकरण होता है, जहां पर फैक्ट्री उक्ट्री होता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या रहना पसंद करती है। जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि, वहां पर ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो वो नगर है और वहां पर साथ ही साथ बहुत सारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लोगों को काम मिलेगा, इसलिए ज्यादातर आबादी वहां पर आना पसंद करती है। और क्या होता है भैया? धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक भी होता है, जिसमें धार्मिक कारक के अंदर आप लिख सकते हैं धर्म के आधार पर अगर अशांति व शांति फैलता है किसी देश में, गृह युद्ध जैसा मामला बनता है, तो लोग क्या करते हैं, वहां पर जो है कम रहना पसंद करते हैं।
साथ ही साथ राजनीतिक कारक भी आप लिख सकते हैं, जहां पर जैसे मैंने आपको तालिबान का एग्जांपल दिया, तालिबान में क्या है, राजनीतिक रूप से अस्थिरता है, इसीलिए वहां पर लोग कम रहना पसंद करते हैं, प्रवास कर जाते हैं ज्यादातर लोग, इसलिए वहां पर जनसंख्या कम देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारक है जो आप लिख सकते हैं विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप देख सकते हैं, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेचुरल कॉज क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलीजियन या रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई देश है, कोई कंट्री है, उसका जनसंख्या तेजी से बढ़ता है तो उसका जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। एग्जाम्पल बहुत सारे यार, अपना इंडिया ले लीजिए, अपना प्यारा भारत ले लीजिए, यहाँ की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि हमारे आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। चाइना ले लीजिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है, भोजन की समस्या खड़ी हो जाती है भाई। तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाती है। जैसे पहले के जमाने में आप अपने मम्मी पापा से सुनते होंगे कि चावल आटा 1 रुपए किलो हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, वही चावल आटा 30 रुपए 40 रुपए, बासमती लीजिएगा तो 100 रुपए किलो तक जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी है। तो अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से, बहुत तेजी से बढ़ती है तो वहां पर आर्थिक जो असर पड़ेगा, इकोनॉमिकली जो असर पड़ेगा, वो भोजन की समस्या होगी पहली बात तो। और भोजन जो है बहुत कॉस्टली मिलने लग जाएगा, जिससे उसकी जो जनसंख्या है वो सफर करेगी। ठीक है, अगला क्या है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवास की समस्या। भाई रहने वहने का जगह नहीं मिलेगा, अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है ना किसी देश में, तो रहने के लिए जगह कम पड़ जाता है। आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी झुग्गी बस्तियां हैं, वहां पर लोग जो है रहने को मजबूर है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि लोगों को वहां रहना ही रहना पड़ता है। तो एक ये भी कारण आप लिख सकते हैं, अगर किसी देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो वहां पर आवास की समस्या खड़ी हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है कि निवास स्थानों की कमी होती है और लाखों लोग झुग्गी तथा झोपड़ी में निवास करते हैं। दिल्ली में ले लीजिए, दिल्ली में कितनी झुग्गी झोपड़ियां भाई। मुंबई में ले लीजिए, एशिया का पूरा सबसे बड़ा स्लम वहीं पे, वो धारावी करके, सब झुग्गी झोपड़ी है। अगला बेरोजगारी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखते होंगे हमारे देश में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़ लिख लिए, पीएचडी हो गए, एकदम पीएचडी होल्डर्स है। आप समझते हैं पीएचडी होल्डर कितना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। पीएचडी वो होता है जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ठीक है, यानी कि 5 साल उसने एक सब्जेक्ट में दिया है उसको करने के लिए। इतना ज्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग भी आज ऐसे नल्ले बेरोजगार भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भाई जॉब मिल ही नहीं रहा है। आबादी इतनी है भाई, इतना हमारे देश का आबादी है, 130 करोड़ पार कर चुका हमारे देश का आबादी भाई, यहाँ पर लगभग बताऊं तो ये कारण है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर करके सामने आई है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। अगला है जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव होना। कृषि वाली जो भूमि है, जहां पर खेती हुआ करती थी, उस पर पहले मान लीजिए 10 लोगों के लिए अनाज उगाया जाता था, अब वहीं पर 100 लोगों के लिए अनाज उगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो कृषि वाली भूमि है उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा, जिससे बढ़ती आबादी को खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव जो है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ कारण आप लिख सकते हैं। अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है तो वहां पर आर्थिक विकास पर ये प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये सारे प्रभाव बेसिकली आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कुछ करके कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीज at rapid rate then what is the effect on the economic development there। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, पहला आएगा प्रॉब्लम ऑफ फूड, दूसरा आएगा हाउसिंग का प्रॉब्लम, तीसरा आएगा अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा आएगा आपका मोर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में मैं इसको रखूंगा। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए
जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। ये जो सिद्धांत है, इससे हम लोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन कर सकते हैं और भविष्य में उस क्षेत्र में कितना जनसंख्या बढ़ जाएगा इसका एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। समझ में आया आपको? अगर आपसे कोई पूछे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, तो आप बोलेंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का मतलब होता है कि एक क्षेत्र का जनसंख्या जो है उसका हम लोग वर्णन कर सकते हैं इसके तहत, साथ ही साथ जो भविष्य में जो जनसंख्या बढ़ सकती है उसका पूर्व अनुमान यानी कि एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इस क्षेत्र में 10,000 लोग रह रहे हैं, तो आगे चल के मान लीजिए 12,000 लोग हो जाएंगे, अब जनसंख्या जो है आपका बढ़ जाएगा, तो इसका एक पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। किसके तहत? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित में उन्नति करके नगरीय, औद्योगिकी और साक्षर बनता है, तो उस समाज में उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है। इसे सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहते हैं। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार की। कहने का मतलब ये है कि ये सिद्धांत बोलता है कि अगर कोई समाज है जहां पर लोग कम पढ़े लिखे हैं, कम एजुकेटेड है, ठीक है, और कम टेक्नोलॉजी है उनके पास इस तरह से, और ज्यादातर कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और वहां पर मृत्यु दर भी बढ़ेगा तेजी से। लेकिन जैसे जैसे वो समाज पढ़ा लिखा बनता जाता है, लोग पढ़ते लिखते जाते हैं, साक्षर बनते जाते हैं, तो उस जगह का क्या होगा, उस क्षेत्र का क्या होगा, वहां पर बच्चे भी कम पैदा होंगे और वहां पर लोग भी कम मरेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत हो जाएगा। तो यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसकी 3 अवस्थाएं होती है बेसिकली। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहली अवस्था समझिए। प्रथम अवस्था में क्या होता है आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में, इसमें क्या होता है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे देश में जब बच्चे पैदा होते थे तो ज्यादा बच्चे भी पैदा होते थे और ज्यादा बच्चे मरते भी थे। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है बेसिकली कह लीजिए। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। यहाँ पर जब पहली अवस्था की बात करें तो वहां पर जन्म दर भी ज्यादा होगी और मृत्यु दर भी ज्यादा होगी। जनसंख्या की वृद्धि दर जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होगा वो आपका धीरे होगा। अधिकतर लोग जो होंगे वो प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हुए, बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। यानी कि जो पहली अवस्था है उसके अंदर ज्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। एक बंदा पैदा हुआ तो मान लीजिए 50 साल में, 40 साल में जो है ऊपर चला जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अब जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। तो ये पहली अवस्था होती है। अब दूसरी अवस्था में आते हैं। इस अवस्था में क्या हुआ कि हम लोग अंग्रेजों से आजाद हो गए। अब इसमें क्या होता है भैया, द्वितीय अवस्था में, इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती जाती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, बाद में घटने लगती है। कहने का मतलब ये, अंग्रेजों ने हमें आजाद कर दिया, अब इसके बाद क्या हुआ, सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ गया। जन्म दर तो वैसे ही बढ़ रहा है लेकिन मृत्यु दर कम हो गया, यानी कि लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है, जनसंख्या का ये जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। और इसके कारण क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। बहुत ज्यादा आबादी हमें देखने को मिलती है, जैसे 1990s के टाइम पे हमें देखने को मिली थी। फिर तीसरी अवस्था आती है, तीसरा स्टेज आता है, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत ही कम हो जाती है, लगभग संतुलन की स्थिति में होती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है अथवा बहुत कम वृद्धि होती है। यहाँ पर इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है तथा तकनीकी ज्ञान के द्वारा जो है विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रण करती है, ठीक है, नियंत्रण करती है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि तीसरा स्टेज आता है। तीसरा स्टेज, अभी का स्टेज ले लीजिए, अभी का टाइम ले लीजिए। अभी क्या हो रहा है, भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या बढ़ भी कम रही है और घट भी कम रहा है, मतलब एक बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जनसंख्या जो हमारी है वो पढ़ी लिखी है, तो इसीलिए अभी ऐसी अवस्था है जहां पर ज्यादा बच्चे भी पैदा नहीं होते और ज्यादा मरते भी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी है और लोग पढ़े लिखे भी है। तो ये तीसरी अवस्था है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये चीजें यहाँ पर बोली है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो आंसर है आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ये भी देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आपका, तीनों स्टेज के बारे में आप यहाँ पर पूरा का पूरा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि विश्व में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम लोग व बहुत कम क्षेत्र पर
बहुत अधिक लोग रहते हैं, उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि करो। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर क्वेश्चनवा ये बोला है ना कि पूरी जो दुनिया है, हमारा पूरा जो धरती है, वहां पर बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम लोग रहते हैं, और यहाँ पर बहुत कम क्षेत्रफल पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ये ऐसा क्यों है भाई, इसको उदाहरण से आपको बताना है। तो ऐसा इसीलिए है कि विश्व की 90% जनसंख्या उसके 10% स्थल भाग पर ही निवास करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना बड़ा धरती है, और इतने बड़े धरती पर जो हमारी आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो केवल इसके 10% हिस्से पर ही रहता है, 10% क्षेत्रफल पर ही रहता है। ऐसा क्यों, इसको समझिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिण जो है सो कि पूर्वी एशिया के क्षेत्र सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र है, जहां 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक लोग रहते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र बता दिए जहां पर ज्यादातर लोग रहते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण व शीत मरुस्थल व अधिक वर्षा वाले स्थानों का जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सोच रहे कहा, यहाँ पर जो है सो कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है, और यहाँ पर 1 व्यक्ति रह रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि जहां पर आपका जलवायु ये सब चीजें ठीक रहता है, वहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, और जहां पर जलवायु हार्श कंडीशन में रहता है, मतलब कि ज्यादा बर्फ रहता है, ज्यादा वहां पर रेगिस्तान रहता है, वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उष्ण व शीत मरुस्थल और वर्षा वाले स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब कि एक पूरा वर्ग किलोमीटर में आप घूमेंगे तो खाली एक ही बंदा मिलेगा, और यहाँ पर आप 1 वर्ग किलोमीटर में घूमेंगे तो 200 बंदा मिल जाएगा। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से विश्व की जो ज्यादातर आबादी है वो केवल इसके 10% स्थल पर ही रहती है। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक तथा दक्षिणी गोलार्ध में कम है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है बच्चों, वहां पर जनसंख्या क्या है, अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या यहाँ पर कम है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है, यानी जमीन कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि संसार की अधिकांश जनसंख्या 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ही निवास करती है। तो ये कुछ कारण है जो आप लिख सकते हैं कि जो विश्व की बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम लोग रहते हैं, और बहुत कम क्षेत्रफल पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वो इसका मेन रीजन है। क्योंकि बर्फ उर्फ वाला जगह पे कौन रहना पसंद करेगा। आप भी सोचिए ना, आपको मैं भेज दूंगा अंटार्कटिका में, आप रहेंगे? नहीं रहेंगे भाई, बर्फे से जम जाएंगे वहां पर। ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहां पर आपको अच्छा खासा जलवायु मिले, वहां पर रोजगार मिले, खाने पीने का सुविधा मिले, तो वहीं पर रहना पसंद करेंगे। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से आप कह सकते हैं कि विश्व का जो 90% जो भाग है वहां पर कोई नहीं रहता है, लेकिन विश्व का जो 10% हिस्सा है, पूरी दुनिया का 10% जो भूभाग है, वहां पर पूरी वर्ल्ड का 90% आबादी रहता है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 15वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव मूल्य सापेक्ष होता है। किन्हीं 3 तर्कों द्वारा इस कथन की पुष्टि करनी है आपको। यानी जो विकास होता है ना, उसका अर्थ होता है आपका गुणात्मक परिवर्तन से। गुणात्मक मतलब हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसका सदैव मूल्य सापेक्ष होता है, इसको आपको बताना है। तो देखिए, विकास तब तक ही सार्थक माना जाता है जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो। यानी जो करंट सिचुएशन है उससे अगर आप आगे जाते हैं तभी आपका विकास हो सकता है। विकास तब तक है जब सकारात्मक वृद्धि हो, यानी जब पॉजिटिवली ग्रोथ होता है ना, यानी प्लस में जब आपका ग्रोथ जाता है तभी आपका विकास संभव हो पाता है। परंतु केवल नकारात्मक वृद्धि होना ही विकास नहीं है। विकास उस समय होता है जब गुणात्मकता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात किसी स्थान पर यदि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था भी बढ़ जाती है, जब वह वृद्धि के साथ विकास कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई स्थान है, वहां पर जनसंख्या के साथ साथ उसका संसाधन भी बढ़ रहा है, तभी वो जो है हम लोग उसको विकास के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है, विकास और वृद्धि के अंदर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बारी पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, और मैक्सिमम टाइम जो है आपका ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है आपको। वृद्धि और विकास होता क्या है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वृद्धि मतलब पॉजिटिव, विकास मतलब पॉजिटिव, दोनों तो अच्छा ही माना जाता है, दोनों तो प्लस में ही चलता है। इसमें अंतर क्या है भैया? तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। देखिए, वृद्धि समय के साथ या समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वृद्धि जो होता है आपका प्लस में और माइनस में दोनों हो सकता है ना भाई। यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर मान लीजिए 1 किलो आप चावल खरीदने गए भाई, ठीक है, 1 किलो चावल खरीदे तो आपका कमी में भी वृद्धि हो सकता है। मान लो उसने आपको 800 ग्राम दे दिया और ज्यादा भी दे सकता है, मान लो 1 किलो 200 ग्राम भी दे सकता है। यानी कि जो आपका यहाँ पर वृद्धि है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन से जो सदैव जैसे कि मूल्य सापेक्ष होता है, यानी कि ऑलवेज आपका ये प्लस में ही जाएगा। विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो या गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन ना हो। यानी जब तक आपका प्लस में चीजें नहीं जाएगा ना आगे की ओर, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। तो वर्तमान दशाओं को अगर हमें आगे ले जाना है तो पॉजिटिवली आगे ले जाना पड़ेगा, तभी विकास होगा। इस प्रकार से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आपका वृद्धि होता है वो प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन जो आपका विकास होता है वो हमेशा आपका प्लस में होता है। आपने कभी सुना है कि किसी क्षेत्र का विकास नेगेटिव में हुआ है? ऐसा नहीं होता है ना, हमेशा किसी क्षेत्र किसी देश का विकास जो होता है पॉजिटिवली ही होता है। तो इस प्रकार से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आंसर जो आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार से किया गया है वो आपको बताना है। तो देखिए, डॉक्टर महबूब उल हक जी जो है ना, उन्होंने बोला है कि मानव विकास का मतलब होता है कि मानव के विकल्पों में वृद्धि करना। ठीक है, यानी इंसानों के पास जो ऑप्शंस है ना वो बढ़ेंगे तब मानव विकास यहाँ पर हो सकता है। जैसे आपको पहले के जमाने में कोई चिट्ठी उट्ठी भेजना, मतलब मान लीजिए कोई बात करना होता था, अगर आप कहीं दूर है और आपको अपने घर पे बात करना है तो चिट्ठी भेजना पड़ता था। या मान लीजिए पहले के जमाने में आपको घर आने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता था ज्यादातर, और कोई साधन आपके पास अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आप व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हेलो हाय कैसे हो घर वालों, कैसे हो मम्मी, और मम्मी का फ्लाइंग चप्पल आ रहा है उधर से, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि खा ले जल्दी खाना खा ले, ठीक है, यहाँ पर आपका। और उसके बाद क्या है हमारे यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमें आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप व्हीकल से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, साथ ही साथ कार से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो, या ट्रेन से जा सकते हो, मेट्रो से जा सकते हो। तो लॉट्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है। तो डॉक्टर महबूब उल हक जी बोलते हैं कि अगर मनुष्यों का विकास की बात करें ना, मानव विकास की बात करें, तो उनके विकल्पों में वृद्धि होना चाहिए। मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाना चाहिए, यानी पॉजिटिवली एक यहाँ पर चेंज लाना चाहिए। और विकास परिवर्तनशील है, इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिनमें लोगों का सार्थक जीवन जी सके, मतलब जिससे कि क्या है ना, लोग जो है वो एक सार्थक जीवन, अच्छा जीवन जी सके। ये होता है मानव विकास। आपका किनके अनुसार? डॉक्टर महबूब उल हक जी के अनुसार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ हैज ह्यूमन डेवलपमेंट बीन डिस्क्राइब बाय डॉक्टर महबूब उल हक। तो आंसर आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। मानव विकास के अलग अलग उपागम जो है वो हमें बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बारी पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। यहाँ पर देखिए, मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो कि इस प्रकार से। पहला आता है आपका आय उपागम। यह मनुष्य के सबसे पुराने उपागमों में से एक है, जिसके अंदर विकास को आय के साथ जोड़ करके देखा जाता है। यानी डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट के साथ कितना पैसा आ रहा है इसको जोड़ करके इसके अंदर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को दर्शाता है, यानी अगर जिसके पास पैसा ज्यादा है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास कर रहा है। तो मानव विकास के उपागमों के अंदर पहला आएगा हमारा आय उपागम। दूसरा आता है कल्याण उपागम। ये क्या होता है?
यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कल्याण उपागम मतलब पैसा ज्यादा सरकार खर्चा करेगा जिससे कि ओवरऑल जो ह्यूमंस है उनका डेवलपमेंट हो सके। अगला आता है आधारभूत आवश्यकता उपागम, जिसके अंदर बेसिक जो नीड है, आपकी भोजन उपलब्ध कराना, जल पान उपलब्ध कराना, स्वच्छता उपलब्ध करवाना, ये सब चीजें अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पर मानव विकास में सबसे आगे है। अगला आता है क्षमता उपागम। इसमें क्या होता है, इस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप क्षमता उपागम जो है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये मानव विकास के कुछ उपागम है और इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी पेपर में आ चुका है बच्चों आपका। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, और आंसर आपको इस तरह से लिखना है। पहला आएगा इनकम अप्रोच, दूसरा आएगा वेल्थ अप्रोच, तीसरा आएगा बेसिक नीड्स अप्रोच, फिर उसके आगे आएगा आपका जैसे कि कैपेबिलिटी अप्रोच। इनके बारे में वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं बच्चों। ये देख रहे हैं, इसके बारे में आप वीडियो को पॉज करेंगे, रीड आउट पूरा का पूरा कर सकते हैं। चलिए क्या पूछ रहा है हमसे, 19वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिए जो भूमध्य सागरीय कृषि है, अगर उसकी विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं तो ये जो कृषि है ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में ही की जाती है। ठीक है, पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरा है कि यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। ये जो कृषि है, ये इस टाइप की जो फार्मिंग की जाती है ना, इसमें खट्टे फल जो होते हैं ना, जैसे आपका हो गया ये अनानास कह लीजिए, अनानास कह रहा हूँ, ये आपका संतरा उंतरा हो गया, ऐसे जो फल होते हैं, अंगूर वगैरह कह लीजिए, खट्टे अंगूर कह लीजिए, इस तरह के जो फल होते हैं उस पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ यह शुष्क कृषि भी मतलब इसको होती है, मतलब कह लीजिए ये शुष्क कृषि के अंदर भी आ जाता है। गर्मी के महीने में अंजीर और जैतून यहाँ पर पैदा होते हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से इसकी आपूर्ति की जाती है। शीत ऋतु जब आता है, ठंडी का महीना जब आता है, जब यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप महाद्वीप में और अमेरिका में फलों का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ से पूरा फलों का डिमांड पूरा किया जाता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा शराब का उत्पादन किया जाता है। ये जो एरिया है यहाँ पर जो अंगूर वगैरह उगाया जाता है उससे हाई क्वालिटी का जो दारू है, शराब है, वो बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, विशेषता के बारे में बात करेगा तो उसकी पॉजिटिव चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको बात कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है सो कि मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 20वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी सैंपल पेपर की वीडियो में समझा रखा है। और हाँ, मैंने सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर आपका कल के लिए बना दिया है। अगर आपने सैंपल पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उन दोनों सैंपल पेपर का वीडियो जरूर देख करके जाइएगा, आपको कल के पेपर के अंदर बहुत ज्यादा मदद मिलेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है कि छोटे पैमाने व बड़े पैमाने के उद्योगों में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है छोटे पैमाने के उद्योग, यानी कि इसके अंदर कच्चा माल कम लगेगा, पूंजी कम लगेगा, ये सब तो आपको पता चलिए क्या होगा। तो इस तरह से बना करके आप लिख सकते हैं। सिंपल सा है, निर्माण स्थल। देखिए इस प्रकार के उद्योगों में निर्माण स्थल, घर से बाहर कारखाना होता है, जहां पर माल बनाया जाता है वो कारखानों में बनाया जाता है। कच्चा माल जो होता है इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे अगरबत्ती बनाने वाले कुछ लोग होते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि मैं देखता हूं अपने एरिया में गुड्डा गुड़िया सिलते हैं। ठीक है, कई छोटे छोटे उद्योगों में, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये सारा काम किसमें होता है? छोटे पैमाने के उद्योग में होता है। साथ ही साथ रोजगार के अवसर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रीजनल लेवल पे जो लोग होते हैं, स्थानीय लेवल पे जो लोग होते हैं, उनको रोजगार मिलता है। अब जो रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा हाथ में, पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? छोटे पैमाने के उद्योगों के अंदर। उसके बाद आता है हमारा बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग क्या होता है? इसके अंदर उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है। जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो हाई टेक्नोलॉजी लगा करके यहाँ पर चीजों को बनाया जाता है।
और स्किल्ड लेबर चाहिए, पढ़ा लिखा लेबर चाहिए यहाँ पर, जो अच्छा से अच्छा काम कर सके। इसलिए बहुत सारे इंजीनियर को यहाँ पर बुलाया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कार वार बनाने वाले फैक्ट्री हो गए, तो ये बड़े पैमाने के उद्योग के अंदर आते हैं। और क्या लिख सकते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग के अंदर के उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में बेचा जाता है। छोटे पैमाने के उद्योग के अंदर जो सामान बनाएगा वो तो गांव में, कस्बों में या थोड़े बहुत शहरों में बेच के काम चला लेंगे। लेकिन जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री उट्री जो होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां पर जो सामान बनता है वो एक विशाल बाजार के लिए बनता है। पूरे इंडिया के लिए सामान बनेगा, पूरी दुनिया के लिए सामान बनेगा। तो ये बड़े पैमाने के उद्योगों की खास बात होती है। और क्या होता है भैया, इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है। जाहिर सी बात है, बड़े पैमाने का उद्योग है तो एक ही बार में लाखों करोड़ों चीजें बनाते हैं ये, ताकि उसको बेच सके, सोल्ड आउट कर सके। अगला है कि अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कैपिटल यानी पूंजी लगाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किसके अंदर, बड़े पैमाने के उद्योगों के अंदर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें रॉ मटेरियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल लोकली मिल जाएगा और यहाँ पर आपका एक छोटे से कारखाने में भी काम हो जाएगा। अगला आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग। ये क्या होते हैं भैया, इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसमें जो सामान बनाया जाता है एक बड़े मार्केट को कैप्चर करने के लिए बनाया जाता है। पैसा लगता है, डिफरेंट टाइप के लेबर्स लगते हैं, स्किल्ड लेबर लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, 21वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर करवा रखा है। अगर आपने सैंपल पेपर नहीं देखा तो जरूर जाकर के देखिएगा। उसके अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि ओनरशिप के आधार पर जो इंडस्ट्रीज है वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहला इंडस्ट्री आता है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, यानी जो फैक्ट्री या कह लीजिए किसी तरह का कारखाना आता है वो सार्वजनिक होता है। ये जो इंडस्ट्री होता है आपका, उद्योग होते हैं, ये सरकार के अधीन होते हैं। सरकार जो होती है ना, इनका प्रबंधन करती है। साथ ही साथ भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, ये सब सरकार कंट्रोल करती है। साथ ही साथ यहाँ पर है कि अधिकतर समाजवादी साम्यवादी देशों में ऐसा होता है। 1991 से पहले ज्यादातर चीजें हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, लेकिन 1991 में जैसे ही हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, तो हमने क्या किया, ज्यादातर चीजों को सार्वजनिक रहने दिया, मतलब काफी चीजों को सार्वजनिक रहने दिया, बाकी चीजों को हमने प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए वहां पर जगह दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मिक्सअप अपनाया। तो ये चीज समझ में आ गया। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो उद्योग आते हैं वो हमारे होते हैं पहले वाले, जो कि सरकार के कंट्रोल में होते हैं। तो पहला स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की बात करेगा तो पहला आएगा सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर के उद्योग। दूसरे उद्योग होते हैं निजी क्षेत्र वाले, प्राइवेट सेक्टर के उद्योग होते हैं। ऐसे उद्योगों के मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी हो सकता है। ऐसा उद्योग जो होता है उसका मालिक एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे इलोन मस्क का टेस्ला हो गया, ये कंपनी है। ठीक है, टाटा ले लीजिए हमारा, ये क्या है, एक कंपनी हो गया, ये भी निजी में आ जाएगा। रिलायंस आ जाएगा आपका, अडानी जी आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये सारे कहाँ आ जाएंगे, निजी क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे उद्योग आ जाएंगे। इन सभी व्यक्तियों के उद्योग, व्यक्ति या निजी कंपनियां इन उद्योगों का प्रबंधन करते हैं, यानी कि इन उद्योगों के अंदर कैसा कानून व्यवस्था बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सब कौन देख रेख करता है। या तो एक व्यक्ति कर सकता है जो इसका मालिक है, या एक कंपनी कर सकता है जो इस उद्योगों का मालिक है। पूंजीवादी देशों में यह व्यवस्था होती है। पूंजीवादी जो देश होते हैं जैसे कि अमेरिका, यूएसए हो गया आपका, वहां पर ऐसी व्यवस्था बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। भारत में टाटा समूह, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके बेस्ट एग्जांपल्स आप मान सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको देना है। और एक और होता है आपका, जो होता है हमारा यहाँ पर संयुक्त क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट प्लेयर भी होता है उसके अंदर और गवर्नमेंट भी होते हैं, दोनों मिल करके काम करते हैं। कुछ उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिल करके करती हैं, उनको हम लोग संयुक्त क्षेत्र बोलते हैं।
जैसे कि आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल हो गया, तथा मित्तल एनर्जी लिमिटेड साझेदारी के साथ है, यानी कि एचपीसीएल या मित्तल एनर्जी लिमिटेड कह लीजिए, इनका बेस्ट एग्जांपल है जो संयुक्त है, यानी कि गवर्नमेंट भी रन कर रही है और प्राइवेट प्लेयर भी रन कर रहा है, दोनों मिल करके यहाँ पर उस चीज को यहाँ पर रन कर रहे हैं, उस उद्योग को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करेगा आपसे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हम लोग कितने प्रकारों में कर सकते हैं, तो पहला आएगा सार्वजनिक क्षेत्र जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, दूसरा आता है निजी क्षेत्र जिसको एक कंपनी या एक व्यक्ति कंट्रोल करता है, यानी एक कंपनी मालिक होता है या एक व्यक्ति मालिक होता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार मालिक होती है उद्योगों का। तीसरा आता है संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट भी मालिक है प्लस प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो भी मालिक है, दोनों मिल करके उस क्षेत्र को चलाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो पहले आएगा हमारा पब्लिक एरिया, यहाँ पर आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, यहाँ पर आएगा आपका प्राइवेट सेक्टर, फिर आएगा आपका यहाँ पर कंबाइंड सेक्टर। ठीक है, तो ये तीन तरह का होता है। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में रीड कर सकते हैं, आपका आंसर वही है, बस मीडियम बदल गया है, इंग्लिश हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 22वां क्वेश्चन क्या है कि कुटीर उद्योगों से क्या तात्पर्य है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आप इसको रखेंगे, बहुत बार पेपर में आ चुका है। कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो कुटीर उद्योग होता है। जैसे मैंने आपको अगरबत्ती वाला एग्जांपल दिया कि लोग घर पर बैठ करके अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं, साथ ही साथ घर पे बैठ के जो मूंगफली के दाने होते हैं वो छुड़ाते हैं, या और भी बहुत तरह की चीजें लोग अपने घर पर ही अपने परिवार को मिला करके काम करते हैं, रोजमर्रा की चीजों को बनाने का, वो हमारा कुटीर उद्योग के अंदर आता है बच्चों। यहाँ पर देखिए पूंजी एवं परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि ऐसे जो उद्योग होते हैं, ऐसे जो इंडस्ट्रीज होती है या फैक्ट्री कह लीजिए, उसमें कम पैसा चाहिए और कम उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम आता है, ज्यादा इनको परिवहन की जरूरत भी नहीं है। साथ ही साथ कच्चे माल एवं बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं, कच्चा माल भी इनको इजीली मिल जाता है और बाजार भी मिल जाता है बेचने के लिए, तो यहाँ से भी इनका चांदी ही चांदी होता है। और क्या फायदा है भाई यहाँ पर हमारा, यहाँ पर फायदा होता है किसी शक्ति चालित मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, हाथ के साधारण औजार ही उपयोग में आते हैं। अरे आप गोलगप्पा ले लीजिए, गोलगप्पा भी तो इसके अंदर ही आ जाएगा आपका, घर पर ही बैठ के गोलगप्पा बना लेते हैं और उसको बाहर रेडी लगा करके गोलगप्पा बेच देते हैं, इसके अंदर कोई मशीन की जरूरत थोड़ी ना है, हाथ से ही बना लेते हैं, नॉर्मल औजारों का इस्तेमाल करके चीजों को बना करके बेच देते हैं, खाने वाली चीज भी इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, यानी कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसके अंदर परिवार के सदस्यों को मिला करके स्थानीय कच्चे माल की सहायता से ही घर के अंदर दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पूंजी कम लगता है, पैसा कम लगता है, औजार नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है कि बाजार भी इनको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 23वां क्वेश्चन। क्या है कि संसार में हथकरघा उद्योग जो है आपका, उसकी किन्हीं तीन विशेषताओं को स्पष्ट करना है। संसार पूरे वर्ल्ड में जो आपका हथकरघा उद्योग होता है, हथकरघा उद्योग, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसकी विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो हथकरघा उद्योग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए हथकरघा उद्योग का मतलब क्या है, हाथ से ज्यादातर काम हो रहा है वहां पर, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हाथों से काम होगा तो ज्यादा से ज्यादा श्रमिक लगेंगे, मजदूर लगेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है। यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, जिनके पास ज्यादा स्किल नहीं होता है ना, उनको भी यहाँ पर रोजगार मिल जाता है। ये नहीं कि आपको डिग्री लेकर के आना है, पूरा डिप्लोमा करके आना है तभी आपको यहाँ पर काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास कम डिग्री है, कम स्किल है, तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। इसमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है। जो हथकरघा उद्योग होता है इसके अंदर पैसा, कैपिटल, पूंजी बहुत कम लगता है। इसके अंतर्गत सूती की कटाई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। हथकरघा उद्योग जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे सूती का कटाई का काम होता है, बुनाई का काम होता है, ऐसे कार्य जो होते हैं हथकरघा उद्योग के अंदर करे जाते हैं बच्चों। तो ये कुछ आप हथकरघा उद्योग के विशेषताओं को लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। तो आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा वर्कर रिक्वायर्ड होते हैं,
यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो सेमी स्किल्ड वर्कर्स को भी मिल जाता है, जिनके पास स्किल कम है उनको भी मिल जाता है। यहाँ पर पैसा जो होता है कैपिटल वो कम चाहिए होता है, लेस कैपिटल की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है कि अंडर दिस द वर्क ऑफ स्पिनिंग जो है कि वेविंग ईटीसी इज डन, यानी कि इसके अंदर सूती का कटाई होता है, बुनाई, ऐसे कार्य जो है किए जाते हैं इस उद्योग के अंदर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन। क्या है हमारा यहाँ पर कि स्वच्छंद उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या हमें यहाँ पर करना है। नाम से ही पता चल रहा है स्वच्छंद उद्योग, यानी कि साफ सुथरा तो होगा ही भैया, तो उसकी 3 विशेषता बतानी है। मैंने 6 बता रखा है आपको, ठीक है। इन 6 में से कोई भी 3 याद रखिएगा, इजीली आपको 3 नंबर मिल जाएगा। स्वच्छंद उद्योग की विशेषता क्या होती है? पहला, इस उद्योग में क्या होता है, व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, यानी अलग अलग जगहों पे स्वच्छंद उद्योग हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो उद्योग होते हैं किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते कि हाँ भाई मेरे को यही माल, कच्चा माल जो है स्पेसिफिकली चाहिए, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें डिफरेंट टाइप का कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ये जो उद्योग होते हैं ये संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं, साथ ही साथ इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है। ये जो आपका स्वच्छंद उद्योग होता है उसमें जो प्रोडक्शन होता है आपका वो कम मात्रा में होता है, लिमिटेड मात्रा में होता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर चीजें ही कम बन रही है तो श्रमिकों की तो कम ही आवश्यकता होगी ना। और क्या होता है, ये उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं स्वच्छंद उद्योग के बारे में। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 25वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा बस। क्या है भैया कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं ये आपको बताना है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि अगर आप एक मालिक है, आपको एक फैक्ट्री लगाना है तो क्या क्या चीजें आपको वहां पर चाहिए होगी, क्या चीजें प्रभावित करती है कि एक जगह पे फैक्ट्री उक्ट्री लग जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में और कहीं पर फैक्ट्री लगता ही नहीं है, तो वो आपको समझाना है यहाँ पर। तो देखिए उद्योगों की अवस्थिति को यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक पहले होते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक इसके अंदर क्या आएगा, जहां पर भी उद्योग लगा रहे हैं वहां पर आपका कच्चा माल, रॉ मटेरियल मिल जाए, वहां पर अनुकूल जलवायु है। जहां पर मान लीजिए अगर आप वहां फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहां पर बिल्कुल बर्फ गिर रहा है, बर्फ से जम जाता है, तो वहां पर फैक्ट्री थोड़ी ना लगाएंगे। आप लगाएंगे कहां पर, जहां पर जलवायु अच्छी होगी, ठीक है। साथ ही साथ जल की उपलब्धता होगी, जहां पर भी आपका उद्योग लगता है, फैक्ट्री लगता है, वहां पर जल की उपलब्धता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, शक्ति के साधन हो, बिजली मिल जाए वहां पर, तभी तो फैक्ट्री लगाएंगे ना। तो भौतिक कारक में आप ये लिखेंगे कि अगर ये सारी चीजें हमें मिलती है तो वहां पर उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाता है। जैसे कि आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जहां पर भी ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी भौतिक कारक के अंदर, वहां पर फैक्ट्री कम से कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आ जाता है हमारा उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों में मानवीय कारक, जिसमें अगर कहीं आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको श्रम चाहिए, यानी लोग चाहिए जो काम कर सके। वहां पर पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, आपको परिवहन के साधन चाहिए होगा। मान लीजिए एक जगह आपने फैक्ट्री लगा लिया, वहां पर कोई गाड़ी वाला है, वो जाने को तैयार नहीं है। अगर कोई गाड़ी वाला जा भी रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसों का डिमांड कर रहा है, तो वहां पर आप फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं लगाएंगे ना। साथ ही साथ बाजार चाहिए होगा, अगर आप सामान बना रहे हैं तो उसको बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए ना भाई, तो आप फैक्ट्री वहीं लगाना चाहेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदने वाले हो। सरकारी नीतियां अच्छी होनी चाहिए, अगर कहीं पर फैक्ट्री लगता है तो वहां पर सरकार की जो नीतियां है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि सामान जब वो बंदा अपना बेचने जाए तो उसको ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत ना हो और अपना फैक्ट्री भी इजीली वो एस्टैब्लिश कर पाए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बस मैंने आपको चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आप पहले लिखेंगे भौतिक कारक, भौतिक कारक के अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा मानवीय कारक, मानवीय कारक में ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टोटल हमने 25 क्वेश्चन, जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आपका जो कल बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, और 25 क्वेश्चन और हमने बना रखे हैं
अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका एक पार्ट 2 वाला वीडियो लाने का मेरा भी मन है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका एक पार्ट 2 वाला वीडियो लाएंगे जिसके अंदर 25 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे जो कल के पेपर में आपके आ सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना है कि सर पार्ट 2 वाला वीडियो लाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 वाला वीडियो लाइए, हम आपके लिए जरूर लाएंगे। आज की इस वीडियो के लिए अभी तक इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।